हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरे 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है। जो बच्चे इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होने वाली है। आपकी परीक्षा में अब काफी कम समय बचा हुआ है, कुछ ही पल आपकी परीक्षा में बचा हुआ है, ऐसे में आपको जबरदस्त तैयारी करनी है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको पहले से इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता है तो आप जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न, फटाफट जवाब दीजिएगा, नहीं पता है तो आप याद कर दीजिएगा कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद करते जाइएगा, सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा जाति प्रथा को, यानी कि आपका ऑप्शन बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो विडंबना का अर्थ जो होता है वह उपहास होता है। सीधे आपके प्रश्न में, आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा, काफी लाजवाब प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। वह काली रंग की थी। ये बात याद करके रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे हम लोग फटाफट करेंगे, क्योंकि टोटल 100 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा वैसा ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो सेन साहब की 5 बेटियां थी। आप याद करके रखिएगा, कितनी बेटियां थी, 5 बेटियां थी, और मात्र एक खोखा यानी कि कासू था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कौन सी लिपि जो है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। वह है फारसी। याद करके कौन सी है, वह है फारसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि सौ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है वो आखिर में क्या होता है। तो सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है तालु। याद करके क्या होता है, तालु होता है। काफी लाजवाब प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से मां सरस्वती का नाम लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिल सके और आपको एकदम टॉपर बनना ही बनना है। आपको तय कर लेना, आपको मन में ठान लेनी है कि बहुत ही बढ़िया नंबर से पास आपको होनी है। आपका एग्जाम काफी बढ़िया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय शब्द किस संज्ञा के वेद के अंतर्गत आता है। हिमालय जो शब्द है वह किस संज्ञा के वेद के अंतर्गत आता है। याद करके रखिएगा कि व्यक्तिवाचक के, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि लघुता डैश संज्ञा, यानी कि लघुता कौन सी संज्ञा है। तो याद करके लघुता एक भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। और आपके एग्जाम में आता है फटाफट से आपको टिक कर देनी है। अगला नंबर प्रश्न है कि निर्मोह का संधि विच्छेद जो होता है वह क्या होता है। तो निर्मोह का जो संधि विच्छेद होता है वह याद करके रखिएगा कि निधनमोह होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न हम सभी का जो है वह प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रत्न मानव का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। तो प्रत्न मानव का जो अर्थ होता है वह आपका क्या होता है। याद करके रखिएगा कि वह प्राचीन मानव होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है वो हम सभी का यही कह रहा है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था, यानी कि उन्होंने शुरू किया था। तो याद करके आप रखिएगा कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने किया था, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या है। शानदार आप क्लास करने के लिए फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और लाइक कीजिए, लाइक करके मनोबल बढ़ाइए और मां सरस्वती पे विश्वास कीजिए, आपका रिजल्ट काफी ही बढ़िया आएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है। भीमराव अंबेडकर ने किसकी रचना की थी। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन की रचना की थी, यानी कि ऑप्शन सी नंबर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। ये बढ़िया प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की जर्मन भाषा में उन्होंने करवाया था। आगे बात करते हैं इसी अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है ये सोच समझ के जवाब दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि नखदर जो मनुष्य जो है कह रहा है कि नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा था। तो एटम बम पर जो है भरोसा करके आगे की ओर बढ़ चला था, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि षड्यंत्र का संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है। षड्यंत्र का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि षड्यंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और संपूर्ण क्लास आपकी चलाई जा रही है, आप देरी ना करें, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो मिला करे, नहीं तो फिर से आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। जो अभ्यर्थी है ना उसमें कौन सी संधि है बाबू, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि यड़ संधि। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। और हम जो है आपको व्याकरण जो है व्याकरण पे एक स्पेशल वीडियो आपको बना करके देंगे, जिससे कि आप चुटकियों में किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज पे वीडियोस आएगी, परिभाषित शब्द को लेकर के या फिर संधि को लेकर के या फिर मुहावरे को लेकर के बहुत सारी वीडियोस अपलोड भी है। देखिए सारी वीडियो देखिए, आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं होगी आपकी, है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण में है, पर्यावरण में क्या चीज है, मतलब कि कौन सी संधि आपसे ये पूछा जा रहा
है ना। तो आपको बताना है पर्यावरण में, तो आपको बता दें कि पर्यावरण में भी जो है यड़ संधि है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देखिए समास का प्रश्न है, और यह समास का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी वीडियो आ रही है। डेली वीडियो देखिए, कंजूसी कीजिएगा, वीडियो नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रश्न कह रहा है कि किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि द्विगु समास में होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। चलिए, और अव्ययभाव में क्या होता है, हाँ पद जो होते हैं वह अव्ययी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वो सारी चीजें हम लोग स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन को हम लोग करना है, तो फटाफट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो दधीची की हड्डी से जो बना था क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था, दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और आप तो छोटे क्लास में भी इसको पढ़े ही होंगे, कहानी ग्रुप में बड़ा ही मजा आया होगा आपको कहानी पढ़ते वक्त। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है आप सभी का काफी बढ़िया प्रश्न कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। कह रहा है क्वेश्चन कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। ये क्वेश्चन काफी शानदार प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि 2 सदी पहले। कितने सदी पहले, तो 2 सदी पहले, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। याद करते जाइएगा, क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा यार, यहाँ पे इतना बस याद करके रखिए, ठीक है। चलिए प्रश्न कह रहा है अगला कि हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि जो है वह कौन सी लिपि है, आपको ये बताना है। तो हिंदी भाषा की लिपि जो होती है वह देवनागरी लिपि होती है, इस बात को याद करके रखिएगा, आपके एग्जाम में आएगा, फटाफट से आपको कर देनी। क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि कहानी है, मतलब कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से आपको ये चूज करके बताना है, चुनना है आपको 4 ऑप्शन में से कि कौन एक कहानी है। तो इसमें से जो आपको दिया गया है ऑप्शन बी नंबर बहादुर, वो बहादुर की जो है वह कहानी है, जो कि काफी मजेदार कहानी है, पढ़िएगा ना बड़ा ही मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहिएगा तो हम आपको सारा चैप्टर का सारांश आपको एक बार बता देंगे, तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए, है ना। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, मां सरस्वती पे विश्वास रखिए, आपका रिजल्ट काफी बढ़िया आएगा और आपका एग्जाम काफी बेहतर बीतेगा। प्रश्न कह रहा है कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है, जो बहादुर है वो कहानी के जो कहानीकार है वो आखिर में कौन है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए, और एक चीज आपको समझना चाहेंगे, जितने भी कहानी के लेखक है, कहानीकार है, आप सबको याद करके जरूर रखिएगा, नहीं तो फिर आगे चल करके बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी। तो कौन चीज है बहादुर के, कौन है, तो अमरकांत जी है। कौन है, अमरकांत जी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि अमरकांत का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, जो अमरकांत जी है उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो ये जन्म हुआ था उनका जुलाई 1925 ईस्वी में उनका जो है जन्म हुआ था। कब हुआ था, जुलाई में हुआ था। जुलाई कब हुआ था, 1925 में हुआ था। तो जितने भी लिखा कि उनका जन्म, मृत्यु, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कहिएगा तो स्पेशल वीडियो बना कर आपको देंगे, जिससे कि आपको चुटकियों में याद होते चला जाएगा, ठीक है। ट्रिक भी बता देंगे जिससे कि दिक्कत ना होगा। चलिए और आपको बता दें कि गणित पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समय काफी ही कम है, और उतने समय में आप वही क्वेश्चन को पढ़िए जो आपके एग्जाम्स में अब आने वाले, क्योंकि विस्तार से पढ़ने का समय रहा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए जो आपको समझ में नहीं आता है उसे आप विस्तार से एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है, जो युधिष्ठिर है ना, वह युधिष्ठिर में कौन सा समास है आपको ये बताना है। तो युधिष्ठिर में आपको तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। कह रहा है कि द्वंद्व समास नहीं होनी चाहिए, और द्वंद्व समास सबसे पहले आपको ये जानकारी, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे राजा रंक हो गया, गंगा यमुना हो गया, पाप पुण्य हो गया, ये तो आपको द्वंद्व समास है। लेकिन जो यहाँ पे न्यूनाधिक जो दिया गया है ये आपका नहीं है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न ला लेते हैं। तो हाँ, तो चलिए ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि षडानन में कौन सा समास जो है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो राइट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा कि बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है वो, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 28 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। जो परंपरा का मूल्यांकन है ना, वो किस विधा की रचना है, वो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब वो क्या है, क्या वो कहानी है, निबंध है, स्मरण है, या फिर लघु कथा है, क्या चीज है वो। तो आपको याद होनी चाहिए, जब आप कहानी पढ़ रहे होंगे तो ये आपको निबंध थी। परंपरा का जो मूल्यांकन है वही प्रकार के निबंध है, यानी कि आपका जो बी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। वो कौन ऐसे लोग हैं जिनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जो है सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबसे ज्यादा अति आवश्यक है ना। वो कौन है, आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, याद करते जाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्य में क्या करना चाहते हैं, तो युग को परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है हम सभी के कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। पंडित जो बिरजू महाराज थे उनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो याद करके रखिएगा उनका जो जन्म हुआ था वह 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। अगला जो प्रश्न है और इसी चैप्टर से लिया गया है वह प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, और अक्सर यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जो संबंध था वो किस घराने से था, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि वो लखनऊ घराने से थे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। काफी बच्चे डुमराव पे टिक कर देते हैं लेकिन बिल्कुल वो गलत उत्तर है, आपका यहाँ पे लखनऊ होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि स्वदेश में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या होते हैं आपको पता होनी चाहिए कि जो शब्द के पहले लगते हैं, तो शब्द के पहले इसमें क्या लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि स्व लगा हुआ है। स्व अधन देश, स्वदेश हो गया, तो आपका इसमें का जो है पहला वाला क्या लगा है, स्व लगा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ये उपसर्ग आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलविदा में उपसर्ग कौन से है। अलविदा, जो अलविदा है इसमें आपको उपसर्ग बतानी है। उपसर्ग क्या है, अभी आपको हमने उपसर्ग के बारे में बताया कि जो शब्द के पहले आते हैं वही होता है, तो इसमें अल आया है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर जो है जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि इन वक्त में कौन सा उपसर्ग है, इसमें आपको ये बताना है, इसमें भी आपको उपसर्ग ही बताना है, और उपसर्ग से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, प्रत्यय भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीजों को आपको ध्यान देनी है जिससे कि दिक्कत ना हो और आपका एग्जाम काफी बढ़िया से बीते। अगला प्रश्न ये तो इसका उत्तर हो जाएगा इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन हो जाएगा, क्योंकि यही जो है शब्द के पहले लगा हुआ है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि आबिनियो फ्रांस का आबिनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा, क्या चीज का प्रमुख वो रहा था, संगीत केंद्र का, कला केंद्र का, नृत्य केंद्र का, या फिर श्रवण केंद्र का। आखिर वह किस चीज किसका केंद्र बना हुआ था, किसका केंद्र था, बस आप इतने आम भाषा में समझिए, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको यही बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, याद करके रखिएगा कि वह कला केंद्र का था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई एग्जाम में भी आएगा प्रश्न तो आपको फटाफट से इसका उत्तर बता देनी है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का जो शीर्षक है वह क्या चीज है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ल मादामोजेल द आविनियो, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर दिया गया है वही हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे और याद करते जाएंगे, जो याद नहीं है स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। और एक चीज आपको कंफर्म कर देना चाहेंगे कि अगर आपने तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा लिखा हुआ किताब तो आप खरीदे लिए होंगे, मार्केट से जाकर नहीं खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में जाइए और डीलेस एजुकेशन का बुक बोलिएगा तो मिल जाएगा, मेरे द्वारा खुद का लिखा गया है, या फिर कैप्टन पब्लिकेशन का बोलिएगा तो आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज आपको बता दें, मैंने आगे वाला बात आपको बता दें कि अपने तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप बार-बार टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, डीएलएस ऑफिशियल वेबसाइट है, डीएलएस ऑफिशियल, आप गूगल में सर्च कीजिए या फिर नीचे आपको जो है लिंक दिया गया होगा, लिंक पे आपको क्लिक करना है, डीएलएस ऑफिशियल की वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा, है ना, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल की वेबसाइट पे, और आप जाकर के वहां से टेस्ट वगैरह दे करके अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण मतलब मजबूत बनाएंगे। आगे अंतिम में आपको वो सारी चीजें बता दिया जाएगा कि कैसे आपको करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर कैसे मिलेगा, बस वीडियो में आप बने रहिए। फिलहाल आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहे हैं कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वह वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन जो है वह वर्णित है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि निम्न मध्य वर्ग की, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। आखिर में विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो एक बात याद करके रखिएगा, उनका जो जन्म हुआ था वह 1 जनवरी 1900 कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। ये बस आपको बस इतना ही याद करके रखना है, और ये अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको फटाफट से टिक कर देनी है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिए, समय आपके पास काफी कम है, और बढ़िया तरीके से आप याद कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिबिंब में कौन सा उपसर्ग है। जो प्रतिबिंब है इसमें उपसर्ग आपको बतानी है, तो इसमें आपका जो उपसर्ग हो जाएगा, इसमें का उपसर्ग आपको हो जाएगा प्रति, कि आपको हमने पहले ही बताया कि जो शब्द के पहले जुड़ते हैं वही आपका उपसर्ग होते हैं, है ना। तो ये आपका प्रति जुड़ा हुआ है, प्रतिध्वनिबिंब प्रतिबिंब, तो आपका प्रति हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं, जैसे कि धमाका प्रत्यय है, तो धमाका में आका प्रत्यय आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन जो है आपका सी नंबर इसमें का बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो रहा है ना। आप बोल के भी उच्चारण करके भी आप इसका प्रत्यय उपसर्ग निकाल सकते हैं। धमाका आका प्रत्यय आ रहा है, तो आपका आका जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, और इतने ही, और यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रश्न कह रहा है अगला कि गुजारा में कौन सा प्रत्यय, और इसमें भी आप बता सकते हैं गुजारा, है ना, इसमें कौन सा जो है वह प्रत्यय है ना। तो काफी बढ़िया प्रश्न है, और सोच समझ के नीचे कमेंट करके जवाब दीजिए। बिल्कुल इसमें गुजारा आप प्रत्यय आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं। और देखिए आप जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं वो अच्छी बात है, आपको बता रहे हैं आपको याद होते चला जा रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप नीचे कमेंट करते रहें, कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा, तो आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगी। आप जो है किसी भी आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी चीज को रिवीजन बार बार कीजिएगा ना तो आपको काफी बेटर हो जाएगा ना आपके एग्जाम के लिए। तो प्रश्न कह रहा है अगला कि हम सभी का तो टेस्ट देते रहिए, मतलब कमेंट करके बताते रहिए उत्तर पता है तो, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, बस सुनते जाइए, याद करते जाइए, नहीं होता एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए, इसमें कौन जो है वो सही लिखा गया है, आपको सही शब्द को आपको चुनना है। क्या कि इसमें सही शब्द कौन है, इसमें जो औद्योगिकरण जो लिखा गया है वो ऑप्शन जो सी नंबर में लिखा गया है वो आपका सही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न हम सभी का है आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक जो है कौन है। जो नौबत खाने में इबादत जो पाठ है इसके जो लेखक है वो लेखक कौन है, तो याद करके रखिएगा, उसके जो लेखक है वो यतीन्द्र मिश्र है, यानी कि यतीन्द्र मिश्र आएगा आपके ऑप्शन में, तो आपको फटाफट से टिक कर देनी है और वही आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। यह प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है और इसका जवाब आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो आखिर में हुआ कहाँ था। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीचे कमेंट करके बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की डुमरांव में हुआ था। कहां हुआ था, डुमरांव में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी नंबर जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर प्रश्न पे, और सभी का 45 नंबर जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है, तो 45 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। जो शेक्सपियर है वह किस भाषा के कवि हैं, आपको बस इतना बता देनी है। तो इसका जो जवाब होगा वह क्या हो जाएगा, आपको फटाफट से कमेंट करते रहना है। इसका जवाब हो जाएगा अंग्रेजी के, क्या चीज के, अंग्रेजी भाषा के वे कवि हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न जो है हम सभी का है कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। जो टॉल्स्टॉय थे वह किस देश के साहित्यकार थे, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि वो रूस के हैं। कहाँ के हैं बाबू, तो वो रूस के हैं, यानी कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर। आगे बात करें तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक सही शब्द का चुनाव इसी आप कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे जो सही शब्द लिखा गया है आपका सही शब्द क्या है आपको ये बता देनी है। तो सही से ध्यान से देखिए कि यहाँ पे सही क्या लिखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि रासायनिक जो लिखा गया है ऑप्शन बी नंबर में जो लिखा गया है वही आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और फटाफट से आप वीडियो को अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। कंजूसी ने सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी यार, आपको वीडियो आगे से नहीं मिल पाएगी और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। चलिए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। यहाँ भी आपको सही शब्द का ही चुनाव करना है, क्योंकि यहाँ पे सही शब्द अब क्या है, तो यहाँ पे भी जो सर्वासर जो लिखा गया है आपका ऑप्शन जो बी नंबर में है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हम सभी का देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो है वह है, और कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से जो शुद्ध वाक्य वह कौन है। और यह क्वेश्चन हमेशा के लिए इंपोर्टेंट रहता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, सीधे यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न जो है हम सभी का यही कह रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे भी आपको वाक्य को शुद्ध करना, शुद्ध का चयन करना, यानी कि कौन जो सही ढंग से लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको जो लिखा गया है राम और सीता वन को गए, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि राम और सीता वन को गए, है ना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक की रचना क्या है। गुरु नानक की जो रचना है वो आखिर में उनकी रचना क्या है, तो उनकी रचना है जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये आपका हो जाएगा गुरु नानक की रचना है ना। और काफी मजेदार ये रचना है उनकी, आप पढ़े होंगे तो काफी मजा आया होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या यही कह रहा है कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपको पता होनी चाहिए कि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक जी ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि अयनी का अर्थ जो होता है वह क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको याद करके रखना है कि इसका सही जवाब हो जाएगा खजाना होता है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर जो दिया गया है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हम सभी क्या करेंगे, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। जो प्रेम वाटिका है वह किस प्रकार की रचना है आपको ये बतानी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, याद करके रखिएगा कि वो हो जाएगा प्रेम निपुण संबंधी, यानी ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का कौन सा है, यानी कि इसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन कर देना है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि गाय बैल घास चर रहे हैं।
गाय बैल घास चर रहे हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सीधे आपके एग्जाम में यही सभी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लगातार बने रहिए, वीडियो को छोड़ करके न जाइएगा, है ना। वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आधा अधूरा देखेंगे, आधा अधूरा नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको ही। अगला प्रश्न है कि आहट का लिंग निर्णय कीजिए, कि आहट जो है वह कौन सा लिंग है, आपको ये बताना है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो याद करके रखिएगा कि आहट जो है एक प्रकार की स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है, आपका बी नंबर जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताज का लिंग निर्णय कीजिए, कि ताज क्या है, क्या वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो याद करके रखिएगा कि ताज जो है वह एक प्रकार की पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। तो जितने भी बच्चे ए पे टिक कर रहे होंगे तो उनका बिल्कुल सही उत्तर है, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद करते जाइए। चलिए अगला प्रश्न है कि तकिया का लिंग निर्णय कीजिए। तकिया वगैरह का यूज करते हैं, तो तकिया का लिंग निर्णय क्या होता है, आखिर में आपको ये जानकारी बतानी है कि इसका सही जवाब क्या होगा, वो होता है पुल्लिंग होता है। तकिया क्या होती है, पुल्लिंग होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ही है, और प्रश्न थोड़ी सी लंबा है। प्रश्न कह रहा है कि गानानंद जीवनदायक हौ कछु मेरियो पीर ये परसों किस कवि का, इसमें किस कवि का नाम आया है, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपका ये दिया गया है, एक आपका ये लाइन है आपकी पंक्ति का, इसमें किसका नाम आया है, तो गानानंद का नाम आया है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो काफी बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो लाइन दिया गया है, जो पंक्ति दी गई है, उसी पंक्ति में इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है हम सभी क्या क्या कह रहा है, क्योंकि अब हम लोग जो है वह पहुंच चुके हैं 60 नंबर प्रश्न पे, और 60वां नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न बस हम सभी का यही कह रहा है कि गानानंद किस काल के कवि थे। जो गानानंद थे वह किस काल के कवि थे, और ये अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वह पूछा जाता है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा रिक्ति काल के वे कवि है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि क्रिस्तान का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि क्रिश्चियन होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी से कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रहा है। कवि जो प्रेमघन है उनके अनुसार देश के नेताओं से क्या अभी नहीं संभल रहा है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपको बस यही बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि स्वदेशी परिधान जो है वह नहीं संभल रहा है, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि तलवार का लिंग निर्णय कीजिए, कि आखिर में जो तलवार है वह कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। आखिर में वह है क्या चीज, तो वह एक प्रकार की पुल्लिंग है, यानी कि तलवार एक पुल्लिंग है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको फटाफट से इसे टिक कर देनी है। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि सिर पर भूत सवार होना का सही जो अर्थ होता है वह क्या होता है। सिर पर भूत सवार हो गया है, अक्सर हम लोग यूज भी करते हैं कि उसके ऊपर अब सिर पे भूत सवार हो गया है, यानी कि उसके ऊपर धून सवार हो गया है, यानी कि किसी चीज को लेकर के उसके ऊपर अब भूत सवार हो गया है। जैसे कि आपके ऊपर अब सिर पर भूत सवार हो गया है, यानी कि अब आप जो परीक्षा को लेकर के काफी ज्यादा आप चिंतित है, आप चाह रहे हैं कि आप परीक्षा को एकदम बढ़िया से बढ़िया अंकों से पास हो परीक्षा में, तो यही आप पे भी बुलाया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कान देना मुहावरे का जो कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से जो अर्थ सबसे अधिक सही हो उसे आप लिखिए। यहाँ पे आपको देखिए कान देना का अर्थ दिया गया है, यानी कि आपको 4 यहाँ पे मुहावरे हैं, और यहाँ से बताना इसका जो सही राइट उत्तर जो होगा वह आखिर में इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ध्यान देना, यानी कि कान देना का मतलब होता है कि ध्यान दे देना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है। देखिए पंत जी जो है वह पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है ये बताना है आपको, तो वो ग्रामवासिनी है। आप तो पढ़े हैं कि भारत माता क्या है, ग्रामवासिनी है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, और अगला नंबर जो प्रश्न है कह रहा है हम सभी का कि भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है। भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है ये आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर की ग्राम्या से, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है राइट उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि गवाक्ष का अर्थ जो होता है वह आखिर में क्या होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन से आपको चूज करके बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बड़ी खिड़की। क्या हो जाएगा, बड़ी खिड़की हो जाएगा, यानी कि अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता है तो आपको फटाफट से इसका जवाब दे देनी है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न आप सभी क्या कह रहा है कि उर्वशी किसकी कृति है। जो उर्वशी है वह किसकी कृति है आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल और राइट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर की वह दिनकर की कृति है। किसकी कृति है, वह दिनकर की कृति है, आपको याद करते चले जाना है। कान में अगर ईयरफोन लगाए होंगे तो
काफी बढ़िया चीज है, अगर नहीं लगाए तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप शांत जगह बैठ करके वीडियो देखिएगा, किसी भी तरह की कोई भी ध्यान कहीं पे नहीं देनी है, एकदम वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखना है, आपके दिमाग में सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर फिट होते चला जाएगा। चलिए बार बार रटने की भी जरूरत नहीं होगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का कहावत का सही अर्थ जो होता है आखिर में क्या होता है। अक्सर सभी लोग बोलते रहते हैं कि धोबी का कुत्ता है, ना घर का हुआ ना घाट का हुआ, आखिर में इसका जो कहना है आखिर में इसका कहना क्या है, तो इसका कहना होता है कि कहीं ठह ठिकाना ना होना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो गया, है ना। चलिए आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि दाल भात में मुसलचंद कहावत का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है। दाल भात में मुसलचंद का जो कहावत है इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है, आपको ये बतानी है। तो इसका अर्थ होता है बिना मतलब का दखल दे देना। क्या करना है, तो बिना मतलब के दखल दे देना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको फटाफट से इसका जवाब दे देनी है। अगला जो प्रश्न है हम सभी का कह रहा है कि निम्नलिखित में से विपिन किसका पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से जो विपिन है, विपिन आखिर में किसका पर्यायवाची है, आपको ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा जंगल का पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रभाकीट किसका पर्यायवाची है। जो प्रभाकीट है वह किसकी पर्यायवाची है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की जुगनू का है। किसका है, वह जुगनू का है, यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि हिरोशिमा के कवि कौन है। हिरोशिमा के जो कवि हैं वह कौन है, तो आपको पता होनी चाहिए कि जो हिरोशिमा के जो कवि हैं वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघेजी हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है ये आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपके एग्जाम में आएगा, आपको फटाफट से इस पर टिक कर देनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगे का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। जो अगे जी है उनका जो जन्म हुआ था आखिर में कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1900 कब हुआ था जी, 1911 ईस्वी के हुआ था। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर दिया गया है। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न है कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था। जो खोखा था उसे ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आया करते थे, तो आया करते थे बढ़ई मिस्त्री, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका जो है राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की और देखते हैं कि प्रश्न हम सभी का जो है वह आखिर में प्रश्न क्या कह रहा है। और हम लोग पहुंच चुके हैं 77 नंबर प्रश्न पे, यानी कि बहुत कम प्रश्न और बचा हुआ है। प्रश्न हम सभी का है, प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है कि कभी कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाते हैं। जो कवि है वह कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाते हैं, मंदिर में, घर में, पड़ोसन में, वृक्ष की छाया में। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कि वह वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि के अनुसार घर को किससे से बचाना चाहिए। जो कवि है उनके अनुसार घर को किससे से बचाना चाहिए ये आपको ये बताना है। तो आप पढ़े हैं, कविता काफी मजेदार है, उसे लुटेरों से बचाना चाहिए। ये कविता में कवि कहते हैं कि लुटेरों से घर को क्या कर लेना चाहिए, बचाना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निष्पक्ष, निर्मित और बिलाग किसका पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये इसका किसका, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। आपको अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लीजिए कि तटस्थ की है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि हमारी नींद की रचयिता कौन है। जो हमारी नींद कविता है इसके जो रचयिता है वह आखिर में इसके रचयिता कौन है, तो वह है रामधारी सिंह दिनकर जी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हम सभी का है कि हमारे नींद में नींद किसका प्रतीक होता है। जो हमारी नींद कविता है उसमें नींद जो है वो किसका प्रतीक है, आपको ये बताना है। तो वह प्रतीक है हम सभी का गफलत का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। किसका है कि गफलत का है, यानी ऑप्शन ए नंबर जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि आप बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है। ये काफी बढ़िया प्रश्न है और आपको याद करते जाना है, याद नहीं है तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि काव्य संकलन का, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हम सभी का प्रश्न जो है स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है। जो अक्षर ज्ञान जो कविता है वह कहाँ से ली गई है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर के कवि ने कहा से, कवि ने कहा से लिया गया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि लौट कराऊंगा फिर किसकी कविता है। लौट कराऊंगा फिर जो है वो किसकी कविता है, यानी कहने का मतलब लौट कराऊंगा फिर किसके के रचयिता कौन है, कौन लिखे हैं इसे, बस आप इतना ही समझिए आसान भाषा में। तो वो लिखे हैं जीवनानंद दास जी ने, यानी कि ऑप्शन आपका जो दिया गया है बी नंबर ये आपका क्या है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर
प्रश्न कह रहा है कि जीवनानंद दास का निधन कितनी आयु में हुआ था, मतलब कि कितने वर्ष के थे, मतलब वो कितने वर्ष के हो गए थे जब उनकी आयु जो है मतलब कि उनकी मृत्यु मतलब हो गई थी, निधन उनकी हो गई थी तब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो लगभग जो है 55 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि उर्मी किसका जो है परिवाची है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपको 6 मतलब कि 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको यहाँ पे चूज करके बताना है, वो है तरंग का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आपके एग्जाम में आता है तब को फटाफट से टिक कर देनी है। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनमुख का विपरीत जो शब्द होता है वह आखिर में वह क्या चीज होता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि विमुख होता है। क्या होता है, अनमुख का होता है, विमुख होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि लहूलुहान कौन भटकेंगे, लहूलुहान कौन भटकेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो आपको जवाब याद करके रखनी है। इसका जवाब हो जाएगा कि भगवान के पैर। ठीक है, क्या हो जाएगा, भगवान के पैर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। फटाफट से अभी तक भी लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोग काफी कम ये इस वीडियो में काफी कम क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं 100 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, 100 प्रश्न काफी ज्यादा प्रश्न होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जितने भी प्रश्न है। तो इसी तरह कमाल वीडियो देखने के लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि किसका शानदार लबादा जो है वह गिर जाएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन को आता है, पूछा जाता है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर का हो जाएगा, प्रभु का गिर जाएगा, है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मंगमा की बहू का क्या नाम था, तो मंगमा की बहू का क्या नाम था, कोई पता होनी चाहिए कि नंजमा नाम था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दही वाली मंगमा के लेखक जो है वह कौन है, तो दही वाली मंगमा के लेखक कौन है आपको ये बताना है। काफी शानदार काफी लाजवाब प्रश्न है, तो वह है श्रीनिवास जी। कौन है, श्रीनिवास जी है दही वाली मंगमा के लेखक। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर जो प्रश्न हम सभी का वो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उपसर्ग किसका विलोम शब्द है, उपसर्ग किसका विलोम है, आपको ये बताना है। ये काफी बढ़िया प्रश्न है और इसका जवाब हो जाएगा प्रत्यय का। प्रत्यय जो है इसका विलोम है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। और प्रश्न कह रहा है कि उच्छ्वास का विलोम जो होगा वह क्या होगा, आपको ये बताना है। काफी शानदार प्रश्न है और आपको इसका जवाब बताना है, तो हो जाएगा निरंश्वास, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो कह रहा है कि उहावोप का जो है उहापोह का जो विलोम होता है वह क्या होता है, माफ कीजिएगा पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तेजी में पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी, कि उहापोह का जो विलोम होता है वह क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है, तो यहाँ पे रहा अगला नंबर प्रश्न और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि लक्ष्मी का घर किस चीज का बना हुआ था। तो लक्ष्मी का घर तो आपको पता होनी चाहिए कि लक्ष्मी का घर टूट फूट गया था, तो फिर उन्हें किसी भी तरह से पुआल वगैरह से, यानी कि मिट्टी का घर, घास फूस का घर था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो वह घास फूस का घर था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि गुणनिधि कहाँ से लौट करके आया था, गुण जो निधि है जो ढहते विश्वास कहानी में आपने पढ़ा था, वह गुणनिधि कहाँ से आया था, तो वह कटक से लौट करके आया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी, तो मंगू की माँ को जो थी वह 4 संतानें थी, ध्यान दीजिएगा 4 थी, लेकिन मंगू के अलावा अगर पूछा जाता है तब 3 थी। ठीक है, इस बात को आप याद करके रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि मंगू के अलावा मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो अब तो 3 होगा, लेकिन मंगू की माँ की कितनी संतानें थी तब तो वह 4 होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए कि और ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगू, तो मंगू जो है वह जन्म से ही पागल और गूंगी थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, आपको याद करके रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और जितने भी बच्चे लाइक नहीं किए मां सरस्वती का नाम लीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और आप तैयारी को में जुट जाइए और बेहतरीन तैयारी कीजिए आप लोग। प्रश्न कह रहे हैं कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है, नगर जो कहानी है इसमें किस नगर को, कौन से नगर है उसे उसका वर्णन आपको किया गया है, तो मदुरै का किया गया है, मदुरै का, यानी कि है ना मदुरै का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न आपका है मतलब काफी बढ़िया प्रश्न कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। जो धरती कब तक घूमेगी सीता की कहानी है, ये सीता की कहानी जो है ये कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है, ये कौन सी भाषा से है, तो ये भाषा है राजस्थानी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, और यह आपका पूरा 100 प्रश्न काफी शानदार प्रश्न सीधे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा।